The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. Hey guys, ISAF यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका फैक्ट्स wherever you see। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं वाइल्ड स्टॉर्म की गॉड ऑफ वॉर पार्ट 4 स्टोरी एक्सप्लेन्ड। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्रेतोस ने कैसे मरे हुए लोगों से अपनी जान बचाई, कैसे किया क्रेतोस ने द सन गॉड हीलियस के योद्धा का सामना, आखिर क्रेतोस ने कैसे हासिल किया ओस्लीपियस के एम्ब्रोसिया को, और क्या क्रेतोस लिसांद्रा को दिए वचन को पूरा कर पाएगा। एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ गॉड ऑफ वॉर। अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। तो स्टोरी हमें बताती है कि युद्ध के देवता के रूप में क्रेतोस ने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था और अभी भी उसने और कई जीवित चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन यह कहा जाता है कि मौत का एहसास मरे हुओं से बेहतर और कोई भी नहीं बता सकता, और ऐसा ही कुछ क्रेतोस के साथ होने जा रहा था। हम देखते हैं कि क्रेतोस मरे हुए लोगों के सामने खड़ा होता है और उनमें से एक लाश क्रेतोस को ललकारते हुए कहती है कि तुम हमारे पास वापस आ जाओ क्रेतोस, और इसके बाद तुम हमें छोड़कर कभी भी नहीं जा पाओगे। क्रेतोस उन्हें कहता है कि तुम वह लोग नहीं हो जिन्हें मैं कभी जानता था, इसीलिए तुम दुष्ट दानवों हेडिस के पास वापस जाओ। और ऐसा कहते हुए क्रेतोस उन पर हमला कर देता है, मगर पीछे से एक डेड क्रेतोस की पीठ पर वार करता है और उसे कहता है कि जिस समय तुमने हमारे साथ धोखा किया था उसी समय ये सब तुम्हारे भाग्य में लिख दिया गया था, इसीलिए अब तुम मरोगे। और जैसे कि अंधेरा क्रेतोस के पास आता जा रहा था, उसका दिमाग उसे उन यादों में ले गया जब वह पहले भी यहाँ पर आया था, मगर उस समय क्रेतोस का भाग्य कुछ और ही था। और फिर हम देखते हैं उस दृश्य को जब क्रेतोस इसी रेगिस्तान में सबसे पहले अपने साथियों के साथ आया था। क्रेतोस जख्मी हुए कैप्टन निकोस को सहारा दे रहा होता है और वह उसे कहता है कि चलते रहो कैप्टन निकोस, हम स्पार्टन्स हैं और एक स्पार्टन कभी भी नहीं झुकता, भले ही वह अपनी मौत का सामना क्यों न कर रहा हो। हम ओस्लीपियस के एम्ब्रोसिया को ढूंढ लेंगे, उससे हम तुम्हारे जख्मों को ठीक करेंगे और फिर मैं उससे अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाऊंगा। दूसरी तरफ देवलोक में हेडिस ये सब देख रहा होता है। क्रेतोस को अपने सफर के करीब होता देख वह डर जाता है और खुद से ही कहता है कि एरिस का योद्धा अभी भी जिंदा है और अगर मैं इस शर्त को जीतना चाहता हूं तो मुझे इन चीजों को अपने हाथों में लेना होगा। ऐसा कहते हुए हेडिस क्रेतोस और उसके साथियों पर आग से हमला कर देता है। आसमान से आग गोलों के रूप में क्रेतोस और उसके साथियों पर गिरती है। कई सैनिक हेडिस के उस हमले में मारे जाते हैं और इसी कश्मकश में क्रेतोस कैप्टन निकोस को भी खो देता है। क्रेतोस कैप्टन निकोस को नम आंखों से अलविदा कहता है और उसे दफना देता है। बाकी के मरे सैनिकों को दफनाने के बाद एक योद्धा क्रेतोस को कहता है कि हमने सभी को दफना दिया है और अब बताओ कि हम आगे कब बढ़ेंगे। ऐसे में ही सूर्य ढल जाता है और रात हो जाती है। क्रेतोस के योद्धा बुरी तरह से थके हुए थे और उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत थी, मगर क्रेतोस इन दर्दनाक और दहशत भरी वादियों से दूर जाना चाहता था। मगर तभी उसे कैप्टन निकोस की कही हुई बातें याद आती हैं। उसने क्रेतोस को कहा था कि एक अच्छा लीडर अपनी जरूरतों से पहले अपने आदमियों की जरूरतों को मुख्य रखता है। निकोस की बातों को याद करने के बाद क्रेतोस अपने सैनिकों को कहता है कि हम आने वाले सूर्य उदय के समय यहाँ से चलेंगे और अभी के लिए हम सभी को बलशाली होने के लिए आराम करना चाहिए। क्रेतोस के सभी सैनिक आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और वह एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। एक सैनिक हंसते हुए एक महिला की बात करता है कि वह औरत बेहद ही बलशाली थी, मगर इसी के साथ वह नाजुक, भरी हुई और संभोग करने के लिए हमेशा तैयार भी रहती थी। दूसरा योद्धा कहता है कि मुझे भी अपनी एंथिया की याद आ रही है, मैं उसके कोमल होठों और नाजुक शरीर को याद कर रहा हूँ। एंथिया एक प्रोस्टिट्यूट थी। और उसकी बात करते हुए एक अन्य सैनिक कहता है कि मगर तुम बच्चे उसके आनंद को नहीं जानते हो, जिस पे एक सैनिक कहता है कि हम जानते हैं एजेक्स, हम सभी लोगों ने एंथिया का लुत्फ उठाया है।
अभी एक हफ्ते पहले की ही बात है, मैंने उसके साथ 3 बार संभोग किया था। इस पे एक अन्य सैनिक कहता है कि मैंने 4 बार किया था, और वो भी वेंसडे के दिन। एक अन्य सैनिक कहता है कि क्या वेंसडे को? उसी दिन तो वह मेरे साथ थी। और एजेक्स को टॉन्ट मारते हुए वह कहता है कि एजेक्स, तुम्हारी औरत बेहद ज्यादा काम करती है। और उससे गुस्सा होते हुए एजेक्स कहता है कि ऑर्थो, एक व्यस्त महिला कुछ ना करने वाली औरतों से तो अच्छी ही होती है। दूर अकेला बैठा क्रेतोस उनकी बातें सुन रहा होता है, और पहले तो वह सोचता है कि वह सभी कितने मूर्ख हैं, मगर तभी उसका दिमाग उसे उसकी लिजांद्रा की ओर खींच कर ले जाता है। उसे लिजांद्रा दिखाई देती है, और जैसे ही वह उसे किस करने लगती है तो उसे दूर से उसकी बच्ची के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। कैलियोपी क्रेतोस को कहती है कि पिताजी, मैं यहाँ पर मर रही हूँ और आप बस सो रहे हैं। ऐसा सपना देखते ही क्रेतोस होश में आ जाता है, और उठकर वह अपने सैनिकों को कहता है कि हमने बहुत आराम कर लिया है, अब हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे। क्रेतोस इस बात से अनजान होता है कि बारबेरियन प्रिंस एल्रिक भी उस पर नजर रख रहा था। एल्रिक अपने आदमियों से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि स्पार्टन भी एम्ब्रोसिया की तलाश में है, और देवताओं ने ऐसे कमजोर दुश्मनों को मेरे खिलाफ लाकर मुझे अपने पिता की जान को बचाने का अवसर दिया है। एल्रिक और उसके आदमी एक पहाड़ी पर बैठे क्रेतोस पर नजर रख रहे होते हैं, और तभी एल्रिक का एक सैनिक उसे कहता है कि प्रिंस एल्रिक, तुम उसके आदमियों को देखो, वह थके हुए हैं, चलो अभी चलकर उन्हें मार डालते हैं। मगर इस पर एल्रिक कहता है कि अभी एम्ब्रोसिया को हासिल करने के लिए रास्ते में कई चुनौतियां हैं, और उसे उन चुनौतियों का सामना करने दो, और जब एक बार वह एम्ब्रोसिया को हासिल कर लेगा तब मारने के लिए वह एक आसान शिकार होगा। धैर्य हमें हमारी जीत खुद हमारे हाथों में ला कर देगा। और एक अन्य सैनिक एल्रिक को साउथ की ओर देखने को कहता है। वह देखते हैं कि एक अन्य योद्धा भी एम्ब्रोसिया को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एल्रिक कहता है कि हम अपने दुश्मन के दुश्मन को हमारा साथी बनाएंगे, उन्हें एक दूसरे के साथ लड़ने दो, और हम उनके सोचने के नजरिए को सीखेंगे, और फिर जो भी जीतेगा वह आसानी से हमारे आगे घुटने टेक देगा। एम्ब्रोसिया हमारा होगा, और मैं मेरे पिता की जिंदगी को बचा लूंगा। दूसरी तरफ चलते चलते क्रेतोस और उसके साथी ऑस्लीपियस की पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। एक आदमी क्रेतोस को कहता है कि क्रेतोस, पहाड़ी के ऊपर देखो, वहां पर शक्तिशाली पक्षी रॉक्स हैं, और कहा जाता है कि वह एम्ब्रोसिया की रक्षा करते हैं, और अगर दंत कथाएं सच हैं तो हम उसके करीब ही हैं। क्रेतोस अपने सिपाहियों के आगे चलते हुए कहता है कि वह कहानियां सच हैं, उन्हें सच होना ही होगा। वह पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, और एक गुफा के मुहाने के पास क्रेतोस सिपाहियों को कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूं, और तुम लोग मरते दम तक इस प्रवेश द्वार की रक्षा करते रहना। फिर क्रेतोस उस गुफा के भीतर आ जाता है। अपोलो की फ्लेम क्रेतोस को उस अभेद अंधेरे में से बाहर निकालती है, और उसे ऑस्लीपियस के एम्ब्रोसिया तक लेकर जाती है। आखिरकार क्रेतोस को कैलियोपी का मोक्ष उसके सामने दिखाई देता है। ऑस्लीपियस का एम्ब्रोसिया एक पेड़ पर फल के रूप में उगा हुआ था, और वह जिस जमीन पर था वह चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी। क्रेतोस उस पानी में कूद जाता है और एम्ब्रोसिया के ट्री तक ले जाने वाले रास्ते तक पहुंच जाता है। वीरान और सूखे हुए वृक्षों में से होते हुए आखिरकार क्रेतोस ऑस्लीपियस के एम्ब्रोसिया तक आ जाता है। वह उस फल को तोड़ता है और कहता है कि कैलियोपी देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और फिर वह उस फल के रस को एक तरह के चमड़े से बनी हुई बोतल में भर लेता है। जब क्रेतोस ये सब कर रहा होता है तभी उसे पीछे से कोई और आवाज लगाता है। वह कहता है कि स्पार्टन, एम्ब्रोसिया मेरा है। और ऐसा कहते हुए वह क्रेतोस पर हमला कर देता है। उसके हमले से बचते हुए क्रेतोस कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रेतोस पर हमला करने वाला कोई और नहीं मगर द सन गॉड इलियस का योद्धा था, और उसके किए वार के एक धमाके से ही उन वीरान और सूखे हुए वृक्षों में आग लग जाती है। भागते हुए क्रेतोस उस योद्धा को कहता है कि योद्धा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं मगर तुम्हारी जुबान को भी काट डालूंगा। और फिर क्रेतोस उस वॉरियर की ओर भागता है और एक जोर की टक्कर से उसे जलते हुए सूखे वृक्षों में धकेल देता है। उसे आग में फेंक क्रेतोस कहता है कि जाओ, जलो आग में जाकर। मगर उस वॉरियर पर आग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह उसमें से सही सलामत बाहर आ जाता है।
वह क्रेतोस को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं आग में जल जाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि सूर्य का देवता अपने योद्धा को आग में जलने देगा? और ऐसा कहते हुए वह फिर से क्रेतोस पर हमला कर देता है। क्रेतोस उसके हमले से बच निकलता है और उसके फिर से हमला करने से पहले ही वह उसे पकड़कर नीचे पानी में ले गिरता है। पानी में उस योद्धा की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और क्रेतोस उसे पानी में ही गला दबाकर मार डालता है। उसे मार डालने के बाद क्रेतोस एम्ब्रोसिया को लेकर गुफा से बाहर निकलने की तैयारी करता है। क्रेतोस के सिपाही उसे देख खुश हो जाते हैं और एम्ब्रोसिया को हवा में लहराते हुए क्रेतोस उन्हें आदेश देता है कि चलो अब स्पार्टा वापस चलते हैं। मगर इतने में ही एल्रिक द बारबेरियन अपनी सेना के साथ वहां पर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे लंबे सफर और तुम्हारी जीत की वजह से तुम और तुम्हारे आदमी थक गए होंगे। चलो अब तुम लोगों को सदा की नींद सुला दिया जाए। और ऐसा कहते हुए वह अपने आदमियों को कहता है कि उन सभी को मार डालो। मगर फिर इसके बाद वर्तमान खतरों को खुद पर हावी होता देख एक बार फिर से क्रेतोस अपनी बीती यादों में से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि एक डेड क्रेतोस पर हमला कर रहा होता है। उसके वार से बचते हुए क्रेतोस कहता है कि जो मर चुके हैं उन्हें मुर्दों की दुनिया में ही रहना चाहिए। फिर उसे गले से पकड़ते हुए क्रेतोस कहता है कि और तुम जो कुछ भी कर लो मगर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए वह उस जिंदा लाश को एक बार फिर से खत्म कर देता है। उन लाशों के ऊपर खड़ा हो क्रेतोस कहता है कि तुम मुझे एक आम मानव के रूप में जानते थे मगर आज मेरे पास देवताओं की शक्तियां हैं। और फिर वह उस लीपियस के कुएं की ओर चल देता है। वह उसी जगह पर आ जाता है जहां पर से वह पहले भी एम्ब्रोसिया को लेकर गया था। वह एम्ब्रोसिया के वृक्ष को देखकर खुद से ही कहता है कि जिस बात का मुझे डर था वैसा ही हुआ। उस दिन आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था मगर एम्ब्रोसिया का वृक्ष अभी भी वहीं पर है और यही कारण है कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से लौट कर आया हूँ। जैसे ही क्रेतोस उन जले हुए वीरान वृक्षों के पास आता है तो उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन के हिलने का एहसास होता है और देखते ही देखते उस जमीन में से कितनी ही आंखें ना जाने कैसे अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। वह दानव क्रेतोस को कहता है कि क्रेतोस, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। फिर क्रेतोस के पैरों के नीचे से धरती फट जाती है और एक दानव के मुंह का आकार ले लेती है। क्रेतोस उस दानव के मुंह पर एक वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए लटक रहा होता है और यहीं पर कॉमिक के इस पार्ट का अंत हो जाता है। क्या क्रेतोस उस दानव से खुद को बचा पाएगा या फिर वह दानव उसे मार डालेगा? ये सब हम देखेंगे गॉड ऑफ वॉर के अगले पार्ट में। And that's all for today. Thank you for watching. Keep supporting. Keep watching ISAF. Stay blessed.